नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं उन कंपनियों में होने वाले ट्रांजैक्शन मतलब शेयर डिवेंचर का किस तरीके से होता है, एंट्री किस तरीके से होता है, क्या एप्लीकेशन किया जाता है, अलॉटमेंट किससे किया जाता है, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ कैसे वाइंडिंग अप होता है कंपनी का, किस तरीके से अमेलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है किस तरीके से, या फिर कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हमारा ये पहला वीडियो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे जो कि इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एमकॉम के, बीकॉम के या फिर नेट के कॉमर्स के एग्ज़ाम से ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। कंपनी होता क्या है? तो नॉर्मली समझिए क्या होता है कंपनी। कंपनी एक होती है जो कि लोगों का समूह होता है, ठीक, ऐच्छिक लोगों का समूह, मतलब कोई भी इसमें आके जुड़ सकता है। और कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका कैपिटल जो होता है वह कई बराबर भागों में बटा रहता है, ठीक। और उसके एक छोटे से भाग को कहते हैं शेयर, ठीक। उसके छोटे से भाग क्या कहते हैं? शेयर। मतलब ये सभी से क्या होंगे? शेयर्स कहलाएंगे। और इसको जो खरीदेगा, बाई करेगा, वह कहलाएगा शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, कंपनी को चलाते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो लोग क्या करते हैं? उस प्रॉफिट को आपस में डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। तो ये तो होती है कंपनी, एक इसका हो गया मीनिंग एक सिंपल में। आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। और देखिए क्या है लिखा हुआ है, सेक्शन 220 ऑफ द 2013 एक्ट डिफाइन द टर्म कंपनी टू मीन अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 इस समय है रिसेंट का, वो उसमें सेक्शन 220 में, मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में कंपनी के बारे में डिफाइन किया गया है। क्या बताया गया है कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड होती है उन वह 2013 के अंतर्गत, और किसी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर जो रजिस्टर्ड है कंपनियां तो वो कहलाती हैं कंपनी, ठीक। कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड, और मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 2013 में रजिस्टर्ड और या उसके पहले के प्रीवियस कंपनी लॉ में, जैसे 1956 था पहले, या उसके पहले के भी, उसमें अगर रजिस्टर्ड हैं वैसे ऑर्गेनाइजेशन तो वह कहलाती हैं कंपनियां। तो एग्जाम से पर्पज से क्या है कि पूछता है कि कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। और रिसेंट का कंपनीज एक्ट क्या है? 2013। आइए जानते हैं कंपनी के फीचर्स के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के फीचर्स। कंपनी कई तरीके की होती हैं, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जो कि अलग से मैनेजमेंट वाले में। तो यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के बारे में जानते हैं, होता क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। पहला देखिए क्या है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट बाय लॉ। जो कंपनी होती है वह आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और बात करें आर्टिफिशियल पर्सन की, तो यह क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। और एक कृत्रिम व्यक्ति अपने चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, तो वो क्या करता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा काम करता है। कंपनी के नाम से क्या होता है कि एसेट्स का सेल करना, एसेट्स का बाई करना, ये सब काम कम करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, कंपनी के डायरेक्टर्स लोग, ठीक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करते हैं? कंपनी के जो काम होते हैं उसको करते हैं। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अगला देखिए क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक, पृथक वैधानिक अस्तित्व। क्या होता है कि कंपनी जो होती है, ठीक, और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वह दोनों लोग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे पार्टनरशिप फर्म में या सोल ट्रेडर्स में पार्टनरशिप फर्म में दोनों को एक माना जाता था, बिजनेस और बिजनेसमैन को। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी होती है और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वह क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसको और अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलिए देखते हैं केस के बारे में, जो कि कई बार पूछा जाता, मतलब कि इसका एग्जाम में होता है कि पृथक वैधानिक अस्तित्व के संबंध में कौन सा मुकदमा है। तो यह मुकदमा है सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी का, जो कई बार पूछा जाता है। इसके बारे में आइए जान लेते हैं थोड़ा होता क्या है।
क्या था कि सोलोमन था जो एक पहले व्यापारी था, और वो अपना बिजनेस, उसका बिजनेस था 40,000 पाउंड का, ठीक, जिसको वह क्या किया, सेल कर दिया, बेच दिया। अब बिजनेस को सेल करने के बाद एक कंपनी खोली, ठीक। कंपनी में क्या थे, कंपनी में एक तो वह खुद, उसकी वाइफ, उसकी एक गर्ल, उसकी बेटी थी, और 4 लड़के थे। तो मतलब क्या होगा, टोटल 7 लोग मेंबर्स बन गए कंपनी में, ठीक। 7 लोग मेंबर्स बन गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक सोलोमन खुद, ठीक, ये सोलोमन है, सोलोमन खुद, और उसमें से ये 4 जो बेटे उसमें से 2 बेटे क्या बने, कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए, ठीक। डायरेक्टर जब बने तो सोलोमन ने क्या किया, कंपनी के 20,000 पाउंड के शेयर खरीदे, और साथ ही साथ 10,000 का डिबेंचर खरीदा, सिक्योर डिबेंचर, ठीक। और उसके बेटे ने भी कुछ लिया था। आगे देखिए क्या है, और 7,000 के, ठीक, 7,000 के अनसिक्योर डिवेंचर थे जो बाहरी लोग खरीदे थे, ठीक। आइए होता क्या है, कंपनी क्या होता है कि डिसॉल्यूशन हो जाता है, ठीक। कंपनी का क्या होता है, डिसॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कंपनी का विघटन होता है, कंपनी का एसेट्स कम हो जाता है, लायबिलिटी बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो डिसॉल्यूशन हो जाता है कंपनी का। अब जो सोलोमन है उसके पास क्या है, 10,000 का सिक्योर डिवेंचर है। तो 10,000 का सिक्योर डिवेंचर था, तो कंपनी के एसेट्स को बेच करके सोलोमन ने उसका अपना पैसा ले लिया, ठीक। अब सोलोमन तो हो गया, उसका काम हो गया, लेकिन जो 7,000 के जो अनसिक्योर डिवेंचर थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, उन्होंने केस कर दिया। तो न्यायालय ने, कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि सोलोमन और सोलोमन की कंपनी दोनों क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे आप सोलोमन से पर्सनली अपना जो अमाउंट है डिवेंचर का वह नहीं मांग सकते, ठीक। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि कंपनी और कंपनी जो जो मेंबर्स होते हैं वह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। आइए अगला देखते हैं पॉइंट, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब शाश्वत उत्तराधिकार। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर्स का डेथ हो या कंपनी के शेयर होल्डर्स अपना शेयर बेच दें, कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। कंपनी हमेशा चलती रहती है। अगला देखिए क्या है, कॉमन सेल। तो कंपनी क्या करती है न, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वह सिग्नेचर तो कर नहीं सकता। अच्छा, जब सिग्नेचर नहीं करेगा तो कैसे होगा काम, तो कंपनी का क्या होता है, कॉमन सील होता है, सर मुद्रा होती है। आप देखे हुए होंगे टाटा लिखा रहता है, जो टाटा की कंपनियां हो, टाटा की जो कंपनी है, और जो टाटा के जो पेपर्स हैं, इस तरीके का सर्कल रहता है कुछ, ठीक, और लिखा रहता है इस तरीके से, इस तरीके से लिखा रहता है। तो वह क्या है, कंपनी का लोगो है। तो कॉमन कॉमन सील होता है, कंपनी उसी कॉमन सील पे क्या करती है, अपना बिजनेस को करती है। अगर जिस भी पेपर में ये कॉमन सील नहीं है वह पेपर वैधानिक नहीं माना जाता है, ठीक। तो कंपनी क्या करती है, कॉमन सील से अपना बिजनेस करती है। अगला फीचर देखिए क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एक्शन, मतलब कि कार्य की जो का सीमाएं होती हैं कुछ कंपनी की। तो कंपनी में 2 तरीके के होते हैं कार्य की सीमाएं, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके बारे में बताएंगे आगे, थोड़ा सा जान लीजिए क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पास सीमा नियम। इसमें क्या होता है कि यह कंपनी के लिमिटेशंस को बताता है कि इसके बाहर जाके कंपनी काम नहीं कर सकती है। जैसे क्या है कि कंपनी ने अपने पास सीमा नियम में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यह लिखाया कि कंपनी की जो पूंजी होगी वो 5 लाख रुपीज़ होगी। तो कंपनी 5 लाख रुपये से ज़्यादा का शेयर इशू नहीं कर सकती है। अगर अधिक का करती है तो कंपनी के ऊपर केस हो जाएगा। तो यह क्या है, कंपनी का एक तरीके से लिमिटेशंस है। दूसरा देखिए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि कंपनी को किस तरीके से चलाना है, रूटीन वर्क किस तरीके से होगा, मैनेजर का काम क्या होगा, उसके एम्प्लॉय का काम क्या होगा, क्या प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। और क्या प्रोडक्शन होगा यह एमओए में लिखा रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक। तो कंपनी क्या होती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, तथा साथ ही साथ
कंपनीज एक्ट से बधी होती है, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती। आइए अगला देखते हैं फीचर्स। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। तो कंपनी जो होती है यह एक ऐच्छिक संघ है लाभ कमाने के लिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी शेयर इशू करेगी तो ऐसा नहीं है कि किसी को शेयर परचेज करना ही पड़ेगा। जिसका मन हो शेयर परचेज करे, जिसका मन हो शेयर परचेज ना करे। अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो कंपनी में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो यह क्या है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई भी कंपनी में जुड़ सकता है। आइए अगला देखिए क्या है, मैनेजमेंट बाय रिप्रेजेंटेटिव। जब ये भी आप इसका फीचर्स है, अभी बताएं कि आर्टिफिशियल पर्सन है और वह खुद तो काम कर नहीं सकता, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। और ये रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, और या फिर जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो सिग्नेचर किए हैं वो होते हैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव, और वही क्या करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो मैनेजमेंट में होते हैं उनका चुनाव कंपनी के एनुअल मीटिंग में या मीटिंग में किया जाता है। अगला देखिए क्या है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी का संपत्ति कम हो जाता है, लायबिलिटी अधिक हो जाता है, तो कंपनी के समापन की आवश्यकता पड़ती है। तो कंपनी का समापन जो होता है वह कंपनीज एक्ट के तहत होता है, और इसके लिए नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लायबिलिटी। कंपनी का जो लायबिलिटी होता है वह लिमिटेड होता है, इसीलिए लोग अधिकतर कंपनी को प्रीफर करते हैं। जो बिजनेसमैन, जो सोल ट्रेडर्स होते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं, उनमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मान के चलते हैं अगर सोल ट्रेडर्स है या पार्टनरशिप फर्म है तो 5 लाख रुपए आपके एसेट्स हैं और 10 लाख रुपीज़ का आपका बकाया है। ठीक, मतलब 10 लाख रुपीज़ आपका लायबिलिटी है, तो क्या करना पड़ेगा, ये तो एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हो गया 10 लाख रुपीज़ का, तो आपको घर से लाना पड़ेगा यदि आपका पार्टनरशिप फर्म है या आपका सोल ट्रेडर्स है। लेकिन कंपनी की बात करें तो कंपनी दो तरीके की होती है लायबिलिटी के बेस पे। एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, एक होता है लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। तो वर्तमान समय में लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी अधिक पाई जाती हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होगा कि यदि 5 लाख रुपए का एसेट्स है और 10 लाख रुपीज़ का लायबिलिटी है तो कंपनी 5 लाख रुपए ही चुकाएगी, उसके मेंबर्स शेयर होल्डर्स अधिक पैसा नहीं देंगे। ठीक, ये तो होता है इसका फीचर्स। ठीक, तो इसीलिए क्या होते हैं, लोग कंपनी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और बता दें, अगर पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनरशिप है, ठीक, एलएलपी, तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वह भी लिमिटेड लायबिलिटी वाली बन सकती है। मतलब अगर फर्म में 5 लाख रुपए का एसेट्स है, 10 लाख रुपीज़ का अगर लायबिलिटी है, और आपका जो फर्म जो है वह लिमिटेड लायबिलिटी वाला फर्म है, तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, अपने पास से जो फर्म में है उतना ही पेमेंट करेंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी फर्म होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होता है। ठीक, तो यहाँ पे कंपनी के बारे में था, तो लायबिलिटी के बारे में बता दिए कि कंपनी का जो लायबिलिटी होता है वह लिमिटेड भी होता है और अनलिमिटेड भी होता है। और इस जनरली क्या होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियां पाई जाती हैं। आइए अगला देखते हैं, पीरियोडिक ऑडिट। कंपनी की क्या होती है, समय समय पर अंकेक्षण होता है। समय समय मतलब क्या है कि इसका जब फाइनेंशियल क्लोज होता है तो ऑडिट किया जाता है, या बुक्स ऑफ अकाउंट जब बंद होते हैं जिस समय, तो उसके बाद ऑडिट किया जाता है। ऑडिट होने के बाद जो भी अगर प्रॉफिट होता है तो उसको डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड का डिक्लेयर किया जाता है ऑडिटर के द्वारा कंपनी के जनरल मीटिंग में। तो कंपनी का क्या होता है कि समय समय पर अंकेक्षण किया जाता है। आगे देखिए क्या है, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो कंपनी के जितने भी पार्टीज हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको यह अधिकार है कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकें। ठीक, आखिरी देखिए क्या है, केस। तो कंपनी क्या है, किसी के ऊपर केस कर सकती है या कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है। जैसे क्या है कि कोई बी पर्सन है और उसने कंपनी का प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में लिया था, ठीक, और एक कंपनी है। अब अगर ये प्रोडक्ट ख़राब होगा तो कंपनी के खिलाफ केस करेगा यह बी पर्सन, न कि कंपनी के मेंबर्स पर या शेयर होल्डर्स पर। अब क्या दूसरा देखिए क्या है कि कंपनी को अगर लगता है कि बी ने
हमारी छवि खराब करने के लिए कुछ किया है, ठीक, अनावश्यक हमारा दुष्प्रचार किया है, तो कंपनी क्या करेगी, बी के ऊपर केस कर सकती है, न कि कंपनी के मैनेजमेंट के लोग। मतलब यहाँ पे क्या होगी, कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट क्या करेंगे, इनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे कि कंपनी की छवि को धूमिल करने के लिए इन्होंने केस किया है, जो कि सरासर झूठ है। तो कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है और कंपनी किसी के ऊपर के भी केस कर सकती है, ठीक। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।